हेलो बच्चों, आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम लोग देखेंगे डीयू आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिन बच्चों ने भी सीयूटी का फॉर्म फिल किया है और रिजल्ट आ गया है आप लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें हमें किस तरीके से क्या प्रोसेस है कि एडमिशन हम ले सकते हैं और फिर इसकी कट ऑफ क्या होगी, कैसी जाएगी। तो इन सब बारे में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम ले सकते हैं या आपने क्या भरा है, क्या क्या उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से और कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देख ही रहे हैं, एज दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग ये 1922 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1922 में ये बनी थी और या कहे तो चली थी या चलनी शुरू हुई थी। इसमें अभी अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 91 कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं जो कि अलग अलग जगह आपको दिखाई देते हैं और लगभग 6.5 लाख बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, लगभग 6 लाख 6.5 लाख बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और 91 कॉलेजेस हैं यहाँ पर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें। और ये कॉलेजेस अलग अलग कैंपस में अलग अलग जगह पे ये बटे हुए हैं। जैसे जो नॉर्थ की तरफ कॉलेज है आपके उत्तर की तरफ, उन्हें हम नॉर्थ कैंपस कहते हैं और ऐसे ही जो दूसरी तरफ है उसे हम साउथ कैंपस कहते हैं और बाकी जो 2 एरिया आपकी बच जाती है उनका नाम ऑफ कैंपस है। ठीक है, तो इस तरह से 3 कैटेगरी में यहाँ के कैंपस बटे हुए हैं। बच्चे जो ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं पहले नॉर्थ कैंपस को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका डिमांड साउथ कैंपस पे रहता है और उसके बाद ऑफ कैंपस पे रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस या फिर जो ऑफ कैंपस है इनके कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं। इसमें कुछ कुछ कॉलेज है जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नॉर्थ कैंपस ही पहले ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिनके हाई मार्क्स रहते हैं पहले वही लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोर्स सीट्स और कॉलेज के बारे में बात करें तो ये जो आपका बीएससी है, ठीक है, बीएससी है जो कि आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जिसने बायो लिया होगा उसका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री रहा होगा। तो जिसको बीएससी करनी है, बीएससी लेना है, बीएससी स्ट्रीम में के लिए जिसने भरा है, तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स आप एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस से कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस से कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, बॉटनी हो गई आपकी, और स्पेसिफिक केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, प्लस कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जियोलॉजी से, होम साइंस से। ये सभी आपके बीएससी के कोर्सेस है और भी बीएससी के कोर्सेस है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैथ हो गया, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलीमर साइंस हो गया, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, अप्लाइड लाइफ साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस विथ एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड फिजिकल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जो बायोलॉजिकल वाले या बायो वाले बच्चे हैं, जैसे जूलॉजी हो गया उनका, और अदर हो गया बायो केमिस्ट्री हो गया, ये सब बायो वाले बच्चों के लिए होता है। बायोमेडिकल वाला, बायो केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब स्पेसिफिक है। जो आप मैथ और केमिस्ट्री या फिर बायो के जो बच्चे हैं, अब उन्हें केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, बाकी बस मैथ ऑनर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जा सकते हैं, बाकी फिजिक्स में जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने 12th में पढ़ा हुआ है। तो लेकिन कट ऑफ उनके अपने सब्जेक्ट से बनेगी। कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में भी बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है आपका प्रोग्राम, यहाँ पर ऑनर्स होता है और प्लस आपका एक रेगुलर भी होता है प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे हर जगह होता है। ठीक है, और बीए में भी बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज हैं आपके, जैसे हो गया जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, इटालियन, उर्दू हो गया आपका, अरबिक है, बंगाली है, ये सब, पंजाबी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता है, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले जर्नलिज्म कर सकते हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सभी ऑनर्स के सब्जेक्ट है। वोकेशनल स्टडीज भी कर सकते हैं आप, म्यूजिक से भी बीएससी कर सकते हैं, सॉरी म्यूजिक से भी आप ग्रेजुएशन ले सकते हैं, एजुकेशन साइंस से लेना हो एजुकेशन से, या फिर बीएफए करना है जिसको फाइन आर्ट्स वाला, वो भी कर सकता है। ठीक है, अगर डीयू कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, हम डीयू कोर्स में स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरह की डिग्री ये देता है। एक तो देता है आपको ऑनर्स की डिग्री और दूसरी डिग्री देता है प्रोग्राम की डिग्री। ठीक है, तो ऑनर्स में आपके पास क्या होता है कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, मान लीजिए आपने बायो लिया है, ठीक है, बायो ऑनर्स ले लिया, या फिर आपने जूलॉजी ऑनर्स ले लिया, ठीक है, आपने फिजिक्स ऑनर्स ले लिया, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया,
ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास जो जितने भी आपके पेपर होंगे, बेसिकली 7 पेपर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो जितने भी पेपर होंगे आपके 4 तो आपका मेन पेपर होता है, 4 मेजर होता है, मतलब वो आपका मेन होता है कोर, और 3 आपका माइनर होता है। ये जो चारों पेपर रहते हैं ये आपके इसी सब्जेक्ट से टच में रहेगा। जैसे आपने 12 में पढ़ा होगा, कई लेसन, अलग अलग लेसन पढ़े होंगे, यहाँ पर एक एक पेपर आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना होगा। मतलब कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे आपका जियोलॉजी में है, आपको उससे करना है, आपका बॉटनी से है तो आप बॉटनी में कर सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिक्स से लीजिए। फिर क्या होगा कि ये जो चारों पेपर हैं ये फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, पूरी तरीके से फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। और आपका जो ये तीसरा वाला है, ये जो 3 माइनर हैं, ये भी एक तरह से कहें तो फिजिक्स से ही रिलेट करेगा, ठीक है, जो भी आपका ऑनर्स होगा उसी से रिलेट करेगा। ऐसे ही अगर आपने बीए की करना चाहते हैं आप, तो भी आपका वही जो भी आपका ये ऑनर्स सब्जेक्ट रहेगा वहीं से रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे किसी ने लैंग्वेज लिया होगा हिंदी इंग्लिश, तो वो सारी पेपर आपके हिंदी से ही रिलेटेड होंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के ही रिलेटेड होंगे। और ये प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर फिजिक्स भी ले लिया, आपने यहाँ पर मैथ भी ले लिया, आपने यहाँ पर ले लिया केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, बाद में आपको एक पेपर छोड़ देना होगा, तो वो वाली बात आ जाती है। लेकिन ऑनर्स करने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपकी पूरी तरीके की कमांड हो जाती है, एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। जैसे कि बायो है तो अब उसका मतलब है कि आपको जितना भी पढ़ना है सब कुछ बायो से ही पढ़ना है, और आपका आगे जाके फिर ये सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे, जो ये 3 माइनर रहते हैं, पूरे जो पेपर होते हैं वो इसी पे बायो पे बेस हो जाएंगे। जूलॉजी है, बॉटनी है तो उसी पे बेस हो जाएगा, केमिस्ट्री है तो उसी पे बेस हो जाएगा। उसके बाद जब आगे आप रिसर्च करेंगे तो फिर उसका एक टॉपिक होगा, तो वो केमिस्ट्री का ही टॉपिक होगा जिस पे आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो अब आपको पता ही है एनईपी जो है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है, उसके तहत अब इन बीएससी के या फिर ग्रेजुएशन के या फिर कहे तो बीए बीएससी जो भी आपको करना है, ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों की डिग्री को अब क्या कर दिया गया है, 4 ईयर की कर दी गई है। 4 साल की डिग्री से अब आपका कंप्लीट होगा। अगर आप पहली डिग्री में कर लेते हैं तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट। अगर आपने 1 साल किया है तो आपको क्या देगी यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट देगी। अगर आपने दूसरी साल किया, मतलब दूसरी साल पढ़ के आप छोड़ रहे हैं, तो उस बार आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। आप चाहें तो आगे फिर इनरोल हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप तीसरा साल कर रहे हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। कौन सी डिग्री मिल जाएगी, जो डिग्री 3 साल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी वो। और अगर आपने चौथे साल आपने किया तो वो पूरा पेपर आपका जो है वो रिसर्च पे बेस होगा, ठीक है, रिसर्च पे बेस होगा, ठीक, थीसिस लिखना होगा। तो ये हो जाता है आपका, ये 4 साल में आपको अलग अलग डिग्रियां या अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो कुछ प्रोग्राम को अगर छोड़ दें तो बाकी जो नॉर्मल हैं बीएससी वाले या फिर बीए वाले, ये सभी ऑनर्स वाले और प्रोग्राम वाले सभी कोर्सेज के लिए अब 4 ईयर जो हो गया है, ठीक है, 4 ईयर हो गया है, जिसमें आपको ऐसे ऐसे करके आपको मिलेगा। तो ये था हमारा, हमने बात कर लिया कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे हमें क्या कोर्स लेना है। और एक बात, हाँ चलिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फीस लगभग 11-12 हज़ार रुपये पर ईयर, ठीक है, 11-12,000 लिख देती हूँ पर ईयर। पर आपको पर ईयर आपका मतलब हर कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है, कहीं 8,000 हो सकती, कहीं 9,000, 10,000, क्योंकि अलग अलग कॉलेज हैं आपके और अलग अलग कॉलेज हैं, इसलिए सबकी फीस भी यहाँ पर अलग अलग है। लेकिन जैसे आपका बीएचयू है तो वहाँ पर फीस कम लगती है, यहाँ पर थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, चाहे वो हॉस्टल हो गया आपका, चाहे वो ये आपका कोर्स हो गया, ठीक है, दोनों में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। यहाँ पर हॉस्टल्स की संख्या भी बहुत कम है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ मेरिट स्कोर की क्राइटेरिया हम देखें तो ये कैसे है। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी दिल्ली इट इज ए मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर इन CUET UG 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही या सी इज अपीयरिंग हैज पास्ड इन क्लास 12th। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि आप CUET UG में या आपने जो ये फॉर्म भरा था CUET 2024 का, आप उसमें उसी सब्जेक्ट को चूज किए होंगे या उसी सब्जेक्ट का पेपर दिए होंगे जो सब्जेक्ट आपने 12 में लिया था। जैसे अगर आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री था तो आपको CUET में भी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखना था। एक जो GT का पेपर है वो तो अलग हो जाता है और लैंग्वेज का पेपर भी अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी आपके डोमेन सब्जेक्ट थे वो आपको रखना था। अब किसी ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखना है, ठीक है। अब किसी बच्चे ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के पेपर देना है और वो जाहिर सी बात है वो BA में चला जाएगा। अगर आप साइंस पढ़ने के बाद अगर आपको BA में जाना है तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपने जो पेपर दिया है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपने पेपर दिया है, PCM हो गया या फिर PCB हो गया, ठीक है। आपका ये जो सब्जेक्ट है इसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि और जो बच्चे आर्ट्स में रहे होंगे उनकी आर्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट बनेगी इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से। और अगर आपने वो पेपर दिए भी हैं जो आपके 12 में नहीं है, वो पेपर दिए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके हिसाब से मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि इनका साफ साफ रूल है कि 12 में जो आपने पेपर पढ़ा है वही पेपर आप सब 2024 के CUET UG में आपके लिए मैंडेटरी है, आपका वही होना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आप नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने सोचा हो कि आर्ट्स में जाने के लिए मैं हिस्ट्री या हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर अपना सब्जेक्ट कुछ भी मैं डाल देता हूँ और 12 में मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपने ये डाला है, इसके साथ वो डाला है, तब तो ठीक है, आप उसके हिसाब से मेरिट नहीं बनेगी, आपकी इसके हिसाब से मेरिट बन जाएगी। लेकिन अगर आपने ये डाला ही नहीं PCB या PCM तो आपकी आप यहाँ पर एडमिशन DU में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये उसी कोर्स को या उसी सब्जेक्ट्स को अप्लाई करवाएंगे जो कि आपने 12 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही आप CUET में दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक गड़बड़ है। चलिए, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका है काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में हम बात करें तो इनकी वेबसाइट है CSAS। इसके तहत आपको कई फेज में आपका एडमिशन होगा। जैसे फेज 1 में आपके पास क्या रहेगा, फेज 1 आपने कर लिया होगा। फेज 1 में केवल रजिस्ट्रेशन था, नॉर्मल आपके पास ये नॉर्मल चीज़ें लगानी थी आपको वहाँ पर, अपना मार्कशीट हो गया और आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी EWS है, और जो लोग OBC हैं तो वो लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर फेज 2 में आप आते हैं तो फेज 2 में आपसे अपनी प्रेफरेंस मांगी जाती है। फेज 2 में क्या मांगी जाती है, प्रेफरेंस मांगी जाती है, और 3 में आपका अलॉट हो जाता है। फेज 3 में क्या हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो फेज 1 में आपने कर लिया होगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अगर जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लास्ट डेट चली गई है, तो आप उसमें फिर से अब आप DU में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इनरोल नहीं हो पाएंगे। बचा आपका फेज 2। फेज 2 में आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है। यहाँ तो डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है आपका। फेज 2 में जो प्रेफरेंस है, मतलब कि आप पहले कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे आप कौन सा कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, तीसरे नंबर पे आप क्या चाहते हैं, कौन सा कॉलेज और प्लस कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, ऐसे जब आप भरेंगे तो अगर पहले नंबर का कॉलेज में सीट खाली है तो आपको वहीं अलॉट हो जाएगा, जो कि आपका लेटर आ जाएगा। दूसरे नंबर वाली सीट अगर खाली है तो आपको दूसरा मिल जाएगा। फिर आपका तीसरा चौथा का कोई बात मायने नहीं रखता है। तीसरा जो खाली है तो आपको पहला दूसरा छोड़कर आपको तीसरा मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको सबसे ज़्यादा पहले चाहिए हो उसको पहले नंबर पे भरिए। जो आपको उसके बाद ये नहीं मिला तो ये मिल सकता है या ये हो सकता है ये मैं ले लूँ, तो आप इसको भरेंगे। इसलिए उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जो आपको कम पसंद है उसको भरेंगे। ऐसे ही चौथे पांचवें नंबर पर आप इसको भरेंगे, क्योंकि ये है अगर आपने अपनी जो मेन चाहत वाली, जैसे आपको ज़्यादा पसंद है ये नॉर्थ कैंपस वाला, आपने तीसरे नंबर पर भर दिया।
अब ऊपर आपने ईस्ट वाला या फिर ऑफ कोर्स वाला कहे ऑफ कैंपस वाला आपने ऊपर 1 नंबर पे भर दिया तो आपको यही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, नीचे आपने क्या भरा है ये नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो जो सीट खाली रहेगी वो वहीं पर आपको अलॉट हो जाएगी। तो ये कई फेज में होता है, क्योंकि अब बच्चे मान लीजिए कि प्रेफरेंस भरा, उसको उसके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला तो वो वहाँ से छोड़ के चला जाएगा, बच्चा नहीं अलॉट करेगा अपनी सीट, नहीं पैसा भरेगा तो वो सीट खाली हो जाती है। इसलिए कई राउंड में काउंसलिंग कराई जाती है। तो जो पहली राउंड होगी, मान लीजिए आपका रैंक अच्छा है, आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे राउंड में फिर से ट्राई करिएगा, फिर से ट्राई करेंगे तो हो सकता है फिर से मिल जाए, या फिर आपका जो भी मनपसंद था उस समय नहीं मिला, हो सकता है तब खाली हो तब मिल जाए। उसके बाद नीचे अपनी और भी जो हो, जैसे कि है कि आपको ये ले सकते हैं आप, या उतना मन नहीं है लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं तो आप उसको नीचे भर सकते हैं, या ज़्यादा मन वाले कॉलेज को आपको ऊपर भरना है। कॉलेज लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है, एक बार देख लेते हैं। कॉलेज लिस्ट आपको ये दी गई है, इनका लोकेशन बताया गया है और कैंपस, जैसे कि ये दौलत राम है तो ये नॉर्थ कैंपस में है, दयाल सिंह ये भी नॉर्थ कैंपस में, हिंदू कॉलेज हंसराज है, इंद्रप्रस्थ है, केशव है, किरोरी है और किरोरीमल है, और मिरिंदा है, रामजस कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज है, तो ये है सब। अभ्यता कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज का है, दीनदयाल है, बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि इधर ये साउथ कैंपस वाले कॉलेज हैं आपके, साउथ दिल्ली में जो कॉलेज है, या फिर जीसस एंड मैरी कॉलेज है ये सेंट्रल दिल्ली में है, तो वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी ये कॉलेज हैं ये सब कॉलेज की लोकेशन के साथ आपको पास ये सारे कॉलेज दिए गए हैं। तो आपको देखना है कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है या आपको किस कॉलेज में लेना है एडमिशन। सेंट स्टीफन ये भी अच्छा कॉलेज है, बाकी इंद्रप्रस्थ ये वुमेन के लिए, देखिए ये वुमेन का कॉलेज है ये, ठीक है, और ऐसे ही केशव मालवी ये भी अच्छा है, ये सब अच्छे कॉलेज, श्यामलाल हो गया, रामजस हो गया। तो जहाँ से आपको जैसे लेना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भर देंगे, ठीक है, प्रेफरेंस भर देंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। पहले बार में नहीं अलॉट होता तो फेज 2 का जब काउंसलिंग आए, दूसरे राउंड में काउंसलिंग आए तब आप अलॉट करवा सकते हैं, तीसरे की आए तो कर सकते हैं। जब तक सीट नहीं भर जाती है, दो या 3 राउंड तो होते ही होते हैं, उसके बाद मान लीजिए सीट भरी जाती है तीसरे राउंड तक। कट ऑफ ट्रेंड की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या क्या देना है, आपको यहाँ पर 2 और 2 आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 400 नंबर हो जाएगा, और प्लस 1 लैंग्वेज 600 हो जाएगा, और जनरल टेस्ट तो 850 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनेगी। 850 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो अनरिजर्व्ड वाले जो बच्चे हैं लगभग 450 या फिर 480, ज़्यादा से ज़्यादा 480 नंबर आया हो या 400 के आसपास आया हो, 450 हो गया, 440, 430 या फिर लास्ट जाते जाते 410 पे भी कभी कभी मिल जाते हैं कॉलेज, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते तक बच्चे भी लास्ट में जाते जाते तक ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ते हैं आगे वाले ही ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि वे मतलब अच्छे बच्चे होते हैं या कहीं पढ़ने में अच्छे होते हैं तो हो सकता है उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, इसलिए वे छोड़ देते हैं, या उन्हें मान लीजिए उन्हें और तैयारी वैयारी करना है इसलिए भी छोड़ सकते हैं, उनके मनपसंद ना मिला तो इसलिए छोड़ सकते हैं। तो और नीचे जैसे जैसे घटता जाता है वैसे वैसे बच्चे भी बढ़ते जाते हैं, और ये बच्चे छोड़ते भी नहीं है तो सीट जल्दी नीचे आने पर भर जाती है। तो लगभग ये 400 के ऊपर हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड में 400 या 250 के करीब, 450 के करीब आप पहुंच रहे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 480 है तो आपको नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों के लिए जो है ये हॉस्टल अधिक है और लड़कों के लिए हॉस्टल बहुत कम है। ये देखिए भारती कॉलेज है और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दौलत राम, ये सब गर्ल्स के हॉस्टल है, हिंदू कॉलेज के हॉस्टल हैं, LSR के हॉस्टल है, लेडी इरविन का हॉस्टल है, मिरांडा का है, रामजस कॉलेज का हॉस्टल है, श्री राम कॉलेज का, कॉमर्स का हॉस्टल है, इसमें देखिए लड़के भी हैं, इसमें भी लड़के भी हैं, ठीक है, ये भी लड़कों के लिए बनाया है। तो इस इतनी सीट्स हैं यहाँ पर, और ऐसे ही ये सारे कॉलेज हैं जिसमें देखिए बॉयज़ के लिए फिर यहाँ आपका बिजनेस स्टडीज़ के का जो ये शहीद सहदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, इसमें लड़कों के लिए सीट है, लड़कों के हॉस्टल्स है। बाकी ये आपने कॉलेज की लोकेशन और कॉलेज देख लिए जिसमें से आपको चूज करने में आसानी होगी, कॉलेज आपके पास दिया गया है, ये सारे कॉलेज हैं, ठीक है, ये सारे कॉलेज हैं, तो आप इनके हिसाब से आप कॉलेज को भर दीजिएगा, और लास्ट डेट के पहले ही कोशिश करिए भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप उस राउंड में फ़ाइट नहीं कर पाएंगे।
पहले राउंड में ऐसी तरह से आपके राउंड निकलते जाएंगे तो बहुत लास्ट में दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और वहाँ पर आपको सीट अलॉट करनी पड़ती है। जब आपको सीट अपना अलॉटमेंट जब आपको लेटर आ जाता है ना, तो अपनी सीट आपको कॉलेज में जा करके, या फिर ऑनलाइन भी सिस्टम है शायद अब, कि वहाँ पर आपको अपनी सीट लॉक करनी पड़ती है। नहीं तो अगर आपने नहीं किया तो कुछ समय दिया रहता है वहाँ पर, उतने में आपको फीस भर के आप जो कॉलेज आप चूज करेंगे उस कॉलेज, अगर आपको वो कॉलेज मिल गया तो उसकी फीस के साथ वो कॉलेज आपको दिखाने लगेगा। तो आपको फीस पे करनी है, अपने कॉलेज को लॉक करना है और फिर जाके विद इन टाइम आपको अपना एडमिशन ले लेना है, कहीं का भी कॉलेज हो, ठीक है, अपना एडमिशन ले लेना है। अगर आपने नहीं लिया एडमिशन कॉलेज लॉक करने के बाद भी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर समय की जितनी भी लास्ट डेट दी गई हो उसके अंदर आपको जा करके कॉलेज अपना विजिट कर लेना है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया DU यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए, सभी को थैंक यू सो मच।